भारत एक ऐसा देश जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी पहचान है, पर कभी ये सोचा है कि इसके इतने सारे अलग-अलग नाम कैसे पड़े? चलिए, आज भारत के भूगोल की एक बड़ी ही दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। और बस यही सवाल हमें सीधे हमारे आज के सफर के कह सकते हैं पहले पड़ाव पर ले जाता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम भारत के कई नामों के पीछे की कहानी से शुरू करेंगे। फिर दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह देखेंगे। ये भी समझेंगे कि इतने बड़े देश का समय एक साथ कैसे चलता है। इसकी सीमाओं को जानेंगे और आखिर में इसकी जमीन कितनी विविध है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं भारत के नामों के इस सफर से। अच्छा, अगर हम बहुत पीछे जाएं मतलब प्राचीन पुराणों में, तो भारत का एक नाम मिलता है जम्बू द्वीप। इसका मतलब है जामुन के पेड़ों की भूमि। जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जिसकी पहचान ही उसके फलों से हो रही है। ये बात कितनी दिलचस्प है ना, कि भारत के दो सबसे मशहूर नाम एक ही नदी से आए हैं, सिंधु नदी से, लेकिन दो अलग-अलग सभ्यताओं के जरिए। देखिए, फारसियों के लिए स का उच्चारण ह जैसा होता था, तो सिंधु बन गया हिंदू, और फिर नदी के पार की जमीन हो गई हिंदुस्तान। वहीं दूसरी तरफ यूनानियों ने इसी नदी को इंडस कहा और उससे निकला नाम इंडिया। और फिर इस पूरी ऐतिहासिक बहस को भारत का संविधान सिर्फ एक लाइन में समेट देता है और आधिकारिक तौर पर दोनों ही नामों को अपना लेता है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो नामों की कहानी से अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कितना विशाल। अगर भारत के फैलाव को देखें तो ये उत्तर से दक्षिण तक थोड़ा ज्यादा लंबा है पूर्व से पश्चिम के मुकाबले में। मतलब एकदम ऊपर लद्दाख के इंदिरा कॉल से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर। अब ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है, लेकिन इसी जमीन पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। मतलब ये आंकड़ा ही देश के पैमाने और जनसंख्या घनत्व को साफ साफ दिखाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो अक्सर कंफ्यूज करती है। हम सब मानते हैं कि कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी छोर है ना? पर वो सिर्फ मेन लैंड मतलब मुख्य भूमि का आखिरी सिरा है। देश का जो असल में सबसे दक्षिणी बिंदु है वो तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, इंदिरा पॉइंट। और यही जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, इंदिरा पॉइंट, वो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से सिर्फ 876 किलोमीटर दूर है। और इसी नज़दीकी की वजह से भारत के दक्षिणी हिस्सों को वो अपनी खास ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतना विशाल देश पूर्व से पश्चिम तक इतना फैला हुआ अपने समय का तालमेल आखिर बिठाता कैसे है? सोचिए, अगर इतने बड़े देश में अलग-अलग टाइम जोन होते तो क्या होता? ट्रेनों और उड़ानों में कितनी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती थी। तो बस इसी सब से बचने के लिए पूरा भारत सिर्फ एक ही समय को फॉलो करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और पूरे देश का समय एक ही देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड से तय होता है, और ये रेखा इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मतलब आप सोचिए, सिर्फ एक लाइन जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की घड़ियों को एक साथ चलाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत ग्रीनविच जो कि दुनिया का मानक समय है उसके पूर्व में है, और क्योंकि धरती पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, हमारा समय हमेशा उस ग्लोबल स्टैंडर्ड से 5.5 घंटे आगे रहता है। ठीक है, तो समय की बात हो गई। अब जरा भारत की सीमाओं पर नजर डालते हैं, जो समय की तरह ही जमीन और समुद्र दोनों में ही बहुत विशाल हैं। अगर जमीनी सीमा की बात करें तो वो 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, और सबसे लंबी सीमा पता है किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। वहीं अगर समुद्र की बात करें तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। समुद्र में भारत का अधिकार 3 अलग-अलग जोन में बटा हुआ है। तट के जो सबसे पास का इलाका है उस पर तो पूरा कंट्रोल होता है, बिल्कुल जमीन की तरह। थोड़ा और दूर जाने पर कुछ वित्तीय और कानूनी अधिकार मिल जाते हैं, और जो सबसे दूर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां भारत को सभी समुद्री संसाधनों पर अधिकार मिलता है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं और देखते हैं कि भारत की जमीन की बनावट कैसी है, मतलब इसकी फिजिकल कॉम्पोजिशन क्या है। भारत की जमीन में आपको पहाड़, पठार, पहाड़ियां सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है मैदानों का।
देश का लगभग 43% हिस्सा मैदानी है। और इन मैदानों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यही वो उपजाऊ इलाका है जिसे भारत का ब्रेड बास्केट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो ज़मीन है जो देश के करोड़ों लोगों का पेट भरती है और यहीं देश की सबसे घनी आबादी भी रहती है। एक और ज़रूरी चीज़, भारत के लगभग बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रेखा देश को दो मुख्य जलवायु क्षेत्रों में बांट देती है, एक ट्रॉपिकल और दूसरा सब ट्रॉपिकल, और इसका देश के मौसम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो हमने देखा कि कैसे समय और जलवायु को तय करने वाली ये काल्पनिक रेखाएं पूरे भारत को परिभाषित करती हैं। तो चलिए इसी से जुड़ा एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन है और ये जो कर्क रेखा है, ये दोनों आखिर किस राज्य में एक दूसरे से मिलती होंगी?